बादशाह अकबर के पास एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था, जिसमें खूब सारे तरह तरह के मीठे और स्वादिष्ट आम के फल लगे थे। गांव के कुछ बच्चे रोज उस बगीचे में आम तोड़ने के लिए आते, लेकिन बगीचे में सैनिकों की पहरेदारी होने के कारण वो पेड़ों तक नहीं पहुंच पाते। एक दिन बादशाह अकबर ने बगीचे की देखरेख करने वाले माली रामू को अपने महल बुलाया और बोले, रामू, इस बार हमने फैसला किया है कि हम अपने बगीचे के 10,000 आम फतेहपुर के राजमहल भिजवाएंगे। तुम आम को इकट्ठा कर राजमहल भिजवाने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। रामू आम तोड़ने के लिए बगीचे की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर रामू ने देखा कि बगीचे में चारों तरफ आम टूटे हुए बिखरे पड़े हैं और पहले के मुकाबले पेड़ों पर आम भी बहुत कम हैं। जरूर किसी ने आम की चोरी की है। ये सोचकर रामू घबरा गया कि अब वो महाराज को क्या जवाब देगा। रामू अगले दिन महल जाकर आम की चोरी के बारे में महाराज को बताता है। क्षमा करें महाराज, लेकिन कल जब मैं बगीचे पर गया तो मैंने देखा कि पहले के मुकाबले पेड़ों पर आम काफी कम थे। जरूर कोई बगीचे से आम की चोरी कर रहा है महाराज। आखिर कौन है वो जिसने हमारे बगीचे से आम चुराने की हिमाकत की? चलो हम खुद चलकर देखेंगे। महाराज रामू और अपने सिपाहियों के साथ बगीचे की तरफ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बगीचे की खराब हालत को देखने लगते हैं। तभी दूसरी ओर से एक पेड़ के पीछे से एक तीर महाराज की तरफ आता है। ये देख एक सिपाही कहता है, महाराज सावधान हो जाएं, कुछ घुसपैठ उस पेड़ के पीछे से आप पर हमला कर रहे हैं। महाराज तुरंत सावधान हो जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वो सिपाही से कहते हैं, सिपाहियों जाओ और तुरंत उन्हें पकड़कर हमारे सामने ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सिपाही जाते हैं और पेड़ के पीछे छिपे हुए एक बच्चे को पकड़कर महाराज के सामने लाते हैं और कहते हैं, महाराज इसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की और इसके बाकी के साथी हमें देखते ही भाग गए। महाराज को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है। बताओ तुम हमें जान से क्यों मारना चाहते थे? हमारे किस दुश्मन ने तुम्हें यहाँ भेजा है? वो लड़का डर के मारे महाराज के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और रोए जा रहा था। भागे हुए कुछ बच्चे अपने दोस्त सोहन के पकड़े जाने की खबर उसके माता पिता को बताते हैं और ये खबर सुनते ही सोहन की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बच्चे को महाराज ने बंदी बना लिया है। अब वो उस मासूम को कड़ी सजा देंगे। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं अभी राजा बीरबल के पास मदद के लिए जाता हूँ। वो जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। गोविंद बीरबल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सारी बातें जानने के बाद बीरबल महाराज से मिलने बगीचे की तरफ जाते हैं। बीरबल देखते हैं कि सिपाहियों ने उस बच्चे को आम के पेड़ के साथ
रस्सी से बांध रखा है। ये देख बीरबल कहते हैं, सलाम जहांपना। जहांपना, आपने इस बच्चे को बंदी क्यों बनाया है? आखिर इस मासूम से बच्चे का अपराध क्या है? बीरबल, ये मासूम नहीं, एक खतरनाक बच्चा है। इसने हमें जान से मारने की कोशिश की है। वो तो खुदा का शुक्र है कि हम बच गए। सिपाहियों, तुम इसे ठीक वैसे ही सजा दो जिस प्रकार इसने हमें मारने की कोशिश की। जी महाराज। बीरबल जमीन पे बिखरे हुए आमों को देख समझ गए थे कि वो बच्चा महाराज को मारने नहीं बल्कि आम तोड़ने आया था। बीरबल महाराज से कहते हैं, रुकिए महाराज, आप जरा जमीन पे बिखरे हुए आमों को देखिए। ये आम इस तीर के द्वारा लगाए गए निशाने से टूटे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा आपको मारने नहीं बल्कि आम तोड़ने आया था। बीरबल, इस लड़के ने अपराध किया है और अब इसकी सजा इसे मिलेगी। हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। बीरबल बच्चे को बचाने की तरकीब सोचने लगते हैं। तभी एक सिपाही तीर लेकर उस बच्चे पर सीधा निशाना साधने लगता है। तभी बीरबल अपनी चतुराई दिखाते हुए कहते हैं, सिपाहियों रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? महाराज ने कहा है कि जिस तरह इस बच्चे ने महाराज पर तीर चलाया उसी तरह तुम्हें इस लड़के को मारना है। क्या मतलब हुजूर? मतलब ये कि इस बच्चे ने ऊपर पेड़ पे लगे हुए आम पर निशाना लगाया था और इसका निशाना चूकने के कारण तीर महाराज के पास जा गिरी। अब तुम भी ऊपर लगे हुए आमों पर निशाना लगाओ और तुम्हारा निशाना चूक कर तीर इस बच्चे को लगना चाहिए। तभी महाराज के कहे अनुसार इसकी सजा पूरी होगी। तो चलो, अब तुम लोग निशाना लगाओ। बीरबल की बातें सुनकर सिपाही हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है महाराज कि हम निशाना ऊपर लगाएं और तीर बच्चे को लगे? ये नामुमकिन है। लेकिन महाराज ने तुम्हें ऐसा ही करने को कहा है। चलो चलो, लगाओ निशाना। सिपाही बीरबल के कहे अनुसार ऊपर आम के फलों पे निशाना लगाते हैं। तीर से ऊपर लगा एक आम का फल टूटकर नीचे खड़े हुए एक सिपाही के सिर पर आ गिरता है। ये देख बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लीजिए महाराज, आपकी दी हुई सजा पूरी हो गई। लेकिन इस बच्चे की खुशकिस्मती है कि इन सिपाहियों का निशाना चूक गया। महाराज बीरबल की चतुराई से खुश हो जाते हैं और महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं, बीरबल, वाकई तुम बहुत चालाक हो। तुमने हमें एक अपराध से बचा लिया और एक मासूम बच्चे की जान बचाई। सिपाहियों, ये सारे आम इस बच्चे को उपहार में दे दिए जाएं। और सोहन खूब सारा आम उपहार में पाकर बहुत खुश हो जाता है। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से महाराज को एक गलती करने से बचा लिया। विजय नाम का सौदागर एक गांव में रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसने दिन रात बहुत मेहनत करके खूब सारा धन इकट्ठा किया था और वो उन पैसों को संभाल कर रखता। एक दिन विजय अपना काम पूरा करके दुकान से अपने घर वापस लौटा। रोज की तरह वो अपनी दिन भर की कमाई हुई सारी जमा पूंजी को तिजोरी में रखने के बजाय एक पुराने मटके में रख देता, जिससे किसी चोर को मटके में कीमती सोने के मोहरे होने का शक ना हो और खाली तिजोरी देखकर वो चोर खाली हाथ ही लौट जाए। विजय ने अपना सारा धन उस मटके में रख दिया और
चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब विजय की नींद खुली तो वो घड़े से कुछ पैसे निकालने के लिए गया, लेकिन वो घड़ा वहां से गायब था। ये देख विजय दंग रह गया। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? विजय बाहर खड़े अपने सिपाहियों को बुलाता है और उनसे पूछता है, सिपाहियों, क्या तुमने यहाँ से किसी को एक मटका ले जाते हुए देखा? नहीं मालिक, लेकिन क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। उस मटके में मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, किसी ने उसे चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? मालिक, ऐसे में तो आपकी मदद बस राजा बीरबल ही कर सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे उनके पास जाना चाहिए। अब बस वही मेरी मदद कर सकते हैं। विजय शहंशाह अकबर के दरबार पहुंचता है और महाराज अकबर से सारी बात बताता है। सारी बातें सुनने के बाद अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम उन चोरों का पता लगाओ। जी जहांपना। बीरबल विजय से घटना की सारी जानकारी लेते हैं और कहते हैं, तुमने सारा धन एक पुराने मटके में रखा है। ये बात चोर को अच्छे से पता थी, तभी उसने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया। इसका मतलब तो साफ है कि चोर कोई जान पहचान वाला है या फिर घर का ही है। क्या तुम्हें किसी पे शक है? महाराज, मेरे सारे नौकर बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और वो सब मेरे विश्वास पात्र हैं। मुझे किस पर शक है ये मैं कैसे कहूं? ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि कल उन सभी को राज दरबार में बुला लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बीरबल, क्या बिना किसी सबूत के तुम ये मसला सुलझा पाओगे? जी महाराज, मेरा यकीन करें, बस इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है। ये कहकर बीरबल वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन विजय अपने सभी नौकरों को दरबार में लेकर आता है। बीरबल भी अपने हाथ में लिए कुछ लकड़ियों के साथ दरबार में आते हैं और उन सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी का टुकड़ा देते हैं। ये देख शहंशाह अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, इस लकड़ी में ऐसा क्या है और तुम इन सभी को ये लकड़ी क्यों दे रहे हो? ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है महाराज, ये तो मेरे गुरु को कड़ी तपस्या के बाद मिली एक जादुई लकड़ी है। इनमें से जो भी असली चोर होगा, उस चोर की लकड़ी की लंबाई कल तक 3 इंच खुद ब खुद बढ़ जाएगी और असली चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये जादुई लकड़ी है और इससे असली चोर का पता चल जाएगा? जी जहांपना, मैंने पहले भी इसकी मदद से कई चोरों का पता लगाया है। तो ठीक है, कल तुम सभी को इन लकड़ियों के साथ दरबार में हाजिर होना होगा। अब कल ही ये निश्चित होगा कि तुम में से असली चोर कौन है। सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन वो सभी बादशाह अकबर के कहे अनुसार दरबार में हाजिर होते हैं और अकबर कहते हैं, बीरबल, हम बेहद उत्सुक हैं तुम्हारी इस जादुई लकड़ी का कमाल देखने के लिए। हमें बताओ कि इनमें से असली चोर कौन है। जी जहांपना, अब आप सभी अपनी अपनी लकड़ी मुझे दे दीजिए। मैं इन लकड़ियों का माप ले लेता हूँ। और बीरबल लकड़ी देखते ही समझ जाते हैं
कि असली चोर कौन है। महाराज, असली चोर का पता चल गया। कौन है वो? महाराज, असली चोर है भीमा, विजय का खास सेवक। उसकी लकड़ी की लंबाई बाकियों के मुकाबले 3 इंच तक छोटी है। लेकिन तुमने तो कहा था कि चोर की लकड़ी की लंबाई 3 इंच बढ़ जाएगी। माफ करें, लेकिन मैंने झूठ कहा था जहांपना। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं है, बल्कि एक ही लंबाई की 4 मामूली लकड़ियां हैं। लेकिन लंबाई बढ़ने के डर से चोर ने इसकी लंबाई को 3 इंच तक छोटा कर दिया और बाकी लकड़ियों की लंबाई एक समान है। इससे ये साबित होता है कि चोर भीमा है। भीमा की सच्चाई सामने आते ही माफ करे जहांपना, मैं बड़ी मुसीबत में था और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने मालिक का घड़ा चुराया। लेकिन मैं उनके सारे पैसे वापस कर दूंगा, मुझे माफ करें जहांपना। विजय अपने खास दोस्त भीमा की मजबूरी को अच्छे से समझता है और वो भीमा को माफ कर देता है। और बीरबल की अक्लमंदी से खुश होकर अकबर कहते हैं, वाह बीरबल वाह, तुम वाकई में बहुत चालाक हो। तुमने अपनी अक्लमंदी से आखिर सही चोर का पता लगा ही लिया। हमें तुम पर गर्व है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा बीरबल। आपकी वजह से मुझे मेरी जिंदगी भर की कमाई वापस मिल गई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और इस तरह अपनी अक्लमंदी से एक बार फिर बीरबल ने असली चोर का पता लगाया। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो खूब मेहनत करके खेतों में अनाज उगाता। लेकिन अच्छी खेती करने में भोला की एक ही समस्या थी। वो थी पानी की समस्या। भोला के पास उसका अपना कुआं नहीं था, जिस कारण भोला को दूसरों के कुएं से पानी लेने जाना पड़ता। एक दिन भोला अपना खेत सींचने के लिए अपने दोस्त हरिया के पास गया, उसके कुएं से पानी लेने के लिए। तभी भोला को देख हरिया बोला, भोला, तुम वाकई बहुत मेहनती हो, लेकिन ये देख के मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हारे पास अपना कुआं नहीं है, जिस वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। पानी की समस्या के कारण मैं अच्छी फसल नहीं उगा पाता, पर मैं क्या करूं? भोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये समस्या दूर कर सकता हूँ। वो कैसे? भोला, तुम तो जानते हो कि मेरे पास 2 कुएं हैं और मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तुम मुझे 10 सोने की मोहरें दे दो तो मैं तुम्हें अपना एक कुआं बेच दूंगा, जिससे तुम्हारी भी परेशानी दूर हो जाएगी और मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ धन जमा करके रखे हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। खुशी खुशी पैसे लेने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो मोहरों से भरी पोटली के साथ वापस आया और बोला, ये लो हरिया, तुम्हारी 10 मोहरें। आज से खेत के पास वाला कुआं मेरा हो गया। हाँ हाँ, आज से वो कुआं तुम्हारा हुआ। भोला खुद का कुआं खरीदने पर बहुत खुश हुआ और अगले दिन खेत सींचने के लिए वो अपने कुएं से पानी लेने के लिए गया। जैसे ही भोला कुएं से पानी निकालने लगा,
तभी हरिया वहां आया और बोला, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं खेत सींचने के लिए अपने कुएं से पानी निकाल रहा हूं। लेकिन तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। ये क्या बोल रहे हो हरिया? कल ही तो मैंने तुमसे ये कुआं खरीदा है। हाँ हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि तुमने मुझसे कुआं खरीदा है, लेकिन इसका पानी नहीं। तो इस हिसाब से ये कुआं तुम्हारा है और इसका पानी मेरा। ये सुनकर भोला हैरान रह गया और उसने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो हरिया? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें दी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, अगर तुम्हें कुएं से पानी लेना है तो तुम्हें 10 सोने की मोहरें और देकर ये पानी खरीदना होगा। फिर ये कुआं और ये पानी दोनों तुम्हारे होंगे। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और ये तो गलत है। तो जब पैसे हो तब आकर पानी ले जाना। अब जाओ यहां से। लालची हरिया का ऐसा बर्ताव देख भोला बहुत दुखी हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मायूस भोला अपने घर पहुंचा और उसने सारी बात अपनी पत्नी से बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, आप उदास मत हो, आप राजा बीरबल के पास जाइए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। अगले दिन भोला राजा बीरबल के पास गया और उनसे सारी बात बताई। भोला की बात सुनकर बीरबल हंसने लगे और बोले, बस इतनी सी बात, इस समस्या का हल तो तुम खुद ही निकाल लोगे। बस मेरी बात याद रखना कि जैसे को तैसा। बीरबल ने हरिया को सबक सिखाने की एक अच्छी योजना बनाई। योजना सुनकर भोला के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन भोला अपने कुएं के पास गया और अपने कुएं की निगरानी करने लगा। तभी वहां हरिया आया और भोला को देखकर बोला, तुम फिर आ गए इस कुएं से पानी लेने के लिए? मैंने कहा था ना, ये पानी मेरा है। जाओ यहां से और मुझे पानी निकालने दो। तभी भोला मुस्कुराते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, ये पानी तो तुम्हारा ही है, लेकिन ये कुआं मेरा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कुएं में तुम अपना पानी रखो। तुम अभी मेरे कुएं से अपना सारा पानी निकालकर मेरा कुआं खाली कर दो, नहीं तो तुम्हें मेरे कुएं में अपना पानी रखने का किराया देना होगा। ये सुनते ही हरिया का सिर चकरा गया और उसने कहा, ये क्या कह रहे हो भोला? मैं इतना सारा पानी कहाँ ले जाऊंगा? वो मैं नहीं जानता। तुम्हें मेरे कुएं में पानी रखने के पैसे देने होंगे, नहीं तो अपना पानी ले जाओ। हरिया अच्छी तरह समझ गया कि अब उसकी चालाकी भोला के सामने नहीं चलने वाली, और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भोला से माफी मांगते हुए कहा, भोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। अब ये पानी और कुआं दोनों तुम्हारे हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। एक बात हमेशा याद रखना हरिया, कि ज्यादा लालच इंसान को हमेशा ले डूबता है। और इस तरह बीरबल की बताई योजना से भोला ने लालची हरिया को अच्छा सबक सिखाया।